मैं कुमार मन्नू आप सभी का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर से स्वागत करता हूं और एक यूनिक सी चीजें आज स्टार्ट होने जा रही है। एलिमेंटल स्टेट्स में बॉन्डिंग किस तरीके का है, मतलब एलिमेंटल स्टेट में एटम्स कैसे बंधे हुए हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि एलिमेंट का जो फंडामेंटल चीज है दैट इज एटम, और एटम डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। दोनों बातें, एक तो पहली बात कि एलिमेंट का फंडामेंटल थिंग इज एटम। एलिमेंट किस चीज का कॉम्बिनेशन है भाई, किस चीज से बना हुआ है, तो एटम से। और दूसरी बात हमने बोला बेटा कि एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है तो जाहिर सी बात है कि वो किसी न किसी तरीके से बंधा हुआ है। तो हम लोग जानना चाह रहे हैं उसी को कि एलिमेंटल स्टेट में कैसे एटम है, किस तरह से बंधा हुआ है। मिनट, मैं जरा वीडियो क्लैरिटी देख लूं। हाँ, तो एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स की भी बातें होंगी आज। अब यहां पर हमने बोला कि एटम्स आर नॉट इन फ्री स्टेट। यही तो जानना है कि एटम जब फ्री स्टेट में नहीं है तो इनके बीच का बॉन्डिंग कैसा है, बॉन्डिंग अमॉन्ग एटम्स किस तरीके का है, क्या है, नहीं है या नहीं है, वही चीजें समझनी। चलो आ जाओ। मेटल्स में तो हमने पढ़ा हुआ है कि एटम्स बॉन्डेड थ्रू मेटेलिक बॉन्ड। एटम कैसे बंधे हुए, मेटेलिक बॉन्ड, अच्छे से सीखा। एटम्स बंधे हुए मेटेलिक बॉन्ड से, और ये जो मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होता है, हमने पढ़ा हुआ है। मेटेलिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। क्रिस्टल में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से पूछा भी जाता है मेटेलिक बॉन्ड डायरेक्शनल है कि नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल। अब आइए नॉन मेटल्स। जब आप नॉन मेटल की बातें करते हैं, अब इसमें किस तरीके का हिसाब किताब है। मेटल का तो क्लियर है, मेटल तो हम लोगों ने पढ़ भी रखा है और उसका एक सर्टेन क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी है, ठीक है। हर मेटल का अपना अपना है। नॉन मेटल में कहानी क्या है, तो मैं अगले पेज पे एक बार पीरियोडिक टेबल का मेटल नॉन मेटल एक बार हल्का सा ड्रॉ करता हूं और आपको समझाने की फिर कोशिश करता हूं स्टेप बाय। आ जाइए पेज नंबर बेटा 2। देखो, आप अगर लेफ्ट साइड लेते हो पीरियोडिक टेबल को तो आपका एस ब्लॉक है, बीच में आपका डी ब्लॉक है और राइट साइड आपका, ठीक है। ग्रुप का नाम लिखा जाए इसमें, आ जाओ। 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हैलियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। अच्छे से देखेंगे आप। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटाइन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये देखिए क्या है दोस्तों, क्या है ये, अंदाजा लगाओ। सर ये मेटलवाइड्स आपने, बिल्कुल सही, ये हमारे मेटलवाइड्स।
मेटलॉइड्स हमारे सामान्य मेटलॉइड्स, कुछ कुछ एलिमेंट को आप टिपिकल मेटल बोलते हैं, कुछ लोग उसको मेटलॉइड, जैसे पोलोनियम, आपकी एनसीईआरटी भी लिखती है पोलोनियम इज अ टिपिकल मेटल, लेकिन एनसीईआरटी में एक जगह पोलोनियम को मेटलॉइड की कैटेगरी में भी, तो पोलोनियम को आप मेटल ही लेके चले, टिपिकल मेटल। अच्छे से देखें, इस मेटलॉइड्स के दाहिने तरफ बेटा राइट साइड सारे आपके नॉन मेटल्स और लेफ्ट साइड सारे मेटल, सारे के सारे टोटल ओनली मेटल। तो एक अच्छा क्लासिफिकेशन कि राइट साइड सारे नॉन मेटल्स हैं और लेफ्ट साइड सारे मेटल्स हैं। अब पॉइंट है, अच्छे से सीखिए आप, अब पॉइंट है हमारा अभी टॉपिक है कि मेटल का हमने बॉन्डिंग क्लियर कर लिया, मतलब सारे एस ब्लॉक पढ़ लिए, डी ब्लॉक पढ़ लिए, इधर वाले हमने पढ़ लिए कि उनके अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग। क्लियर करना है नॉन मेटल को और क्लियर करना मेटल वाइट को। सब एलिमेंट्स के पीछे हाथ धो के नहीं पढ़ेंगे हम लोग, कुछ एलिमेंट्स के पीछे पढ़ेंगे जिनको जानना समझना अपने सिलेबस 11th और 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार रिपीट करूंगा, बड़ी प्यारी सी बातें मैं बोलूंगा। 11th के कुछ ग्रुप्स हैं और कुछ ग्रुप्स 12th के हैं, तो क्या ये हर एलिमेंट में जो एलिमेंटल स्टेट में जो उसकी बॉन्डिंग है, इसको कुछ को 11th में पढ़ो कुछ को 12th में पढ़ो, ऐसा करना होगा क्या? फिर कंपेयर कैसे करोगे? तो ये तरीका नहीं है। आप एक साथ सबकी बॉन्डिंग एलिमेंटल फेज में देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। आइए दोस्त, मैं समझा रहा हूं, वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं और इसकी कहानी इधर से स्टार्ट करते हैं। 8A से पहले सबका एलिमेंटल फेज में कैसे है, फिर 7A से स्टार्ट करते हैं एलिमेंटल फेज में कैसे है, फिर 6A, फिर 5A, फिर 4A, ऐसे चलते हैं। फिर कुछ मेटलॉइड्स में, मेटलॉइड्स में सबका नहीं ले, कुछ कुछ मेटलॉइड्स का ले जो इंपॉर्टेंट है। एक बोरॉन का ले लो, एक सिलिकॉन का ले लो, काफी इंपॉर्टेंट है, एक आर्सेनिक ले लो, और भी ले सकते हो, लेकिन ये 3 ले लो, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये 2 तो खास करके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। और एक पॉइंट आप ध्यान दें, इनमें से गैस सॉलिड लिक्विड एलिमेंट कौन है, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होगा डिस्कशन के दौरान। इसी पेन से लिख, ये सारे एलिमेंट्स गैसियस, ये सारे एलिमेंट्स गैसियस, इसका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस, सल्फर गैस नहीं सॉलिड, नाइट्रोजन गैस, फास्फोरस गैस नहीं सॉलिड, और कार्बन भी गैस नहीं सॉलिड। ठीक है, तो गैसियस एलिमेंट्स में लिख दिया, बाकी सॉलिड एलिमेंट्स हैं और एक ब्रोमीन लिक्विड है। तो सॉलिड यहां पर अब थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि सॉलिड किस तरह का है। बहुत कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है आज का, आपको बहुत इत्मीनान से अच्छे से सीखना है। एकदम जो बोलते हैं कि ध्यान हटना नहीं है, आज के वीडियो से आप ध्यान हटा नहीं सकते। बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहा हूं। 2 बातें ध्यान में रख के चल रहे हैं। पहले राइट वर्ड से इधर शिफ्ट कर रहे हैं ग्रुप वाइज। सेकंड, कौन सा गैस और कौन सा सॉलिड, लिक्विड में तो एक ही है, कौन सा गैस और कौन सा सॉलिड, इससे भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो चलो आ जाओ, नेक्स्ट पेज में चलता हूं 8A ग्रुप। ठीक है, नाउ जो आपका 8A ग्रुप एलिमेंट्स इन एलिमेंटल स्टेट, एलिमेंटल स्टेट समझ रहे हैं, इसमें एटम्स किस तरह से हैं यही जानना समझना देखना अच्छे से। देखिए ध्यान दीजिए, इनमें फ्री एटम्स आर gathered through weak van der Waals forces। ये जो van der Waals फोर्सेस होते हैं ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अंतर आणविक बल जिसको आप बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इनर्ट या नोबल गैस में एटम्स कैसे हैं, तो फ्री एटम्स, और ये फ्री एटम्स गैदर्ड है, मतलब एक जगह लाए हुए, गैदर किए गए हैं, जमा किए गए हैं
कैसे? वीक वेंडरवॉल फोर्सेस। ध्यान से सीखिए, आप अच्छे से देखिए। ये अगर आपका एग्जाम्पल में मान लो जेनॉन, जेनॉन, तो जेनॉन के ढेर सारे एटम्स हैं, ठीक है। अब ये न्यूट्रल एटम्स, ये कैसे एलिमेंटल फेस में है? तो है क्या ना बेटा, एक एटम दूसरे एटम पर जबरदस्ती का चार्ज क्रिएट करता है, और वो चार्ज टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। चार्ज का नेचर चेंज हो जाता है। मैं समझा रहा हूं। मान लो, देखो कैसे है, इस एटम से ये इन्फ्लुएंस या इससे ये इन्फ्लुएंस कैसे है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींच के इधर ला रहा है, और एज अ रिजल्ट इसका ये यहां आ रहा है न्यूक्लियस, ठीक है। फिर इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींच के इधर ला रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, और इसका न्यूक्लियस इधर शिफ्ट किया। ये प्रोसेस चलते रहेगा, जिसके कारण देखो इसमें इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर हो गई। अच्छे से सीखना है आपको, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग का डायरेक्शन मैंने दिखा, ठीक है। तो आप देख रहे हो, इस एंड पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, और इस एंड पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड आ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इसको आप बोलते हैं इंड्यूस्ड डायपोल। यहां जो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस है, इसको क्या बोलते हो? इंड्यूस्ड डायपोल। ऐसे चार्ज को क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड डायपोल। प्रभावित किया हुआ, इंड्यूस, प्रभावित किया हुआ, इंड्यूस्ड डायपोल है क्या? ये काफी मतलब कह सकते हैं पुअर अट्रैक्शन रिजल्ट करता है ऐसा चार्ज, ठीक है। देखते जाइए। अब इसी फोर्स को आप बोलते हैं वेंडरवॉल फोर्स। इसी फोर्स को आप क्या बोलते हैं बेटा? वेंडरवॉल फोर्स। वेंडरवॉल फोर्स, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, मैं क्लियर कर दूंगा। अणुओं के बीच लगने वाला बल, अंतराण्विक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वेंडरवॉल फोर्स। ये जो चार्ज है, ये जबरदस्ती का चार्ज है, ये थोड़ी देर बाद चेंज हो जाएगा। मतलब क्या है? थोड़ी देर बाद ये सब कुछ चेंज हो जाएगा, जिधर पॉजिटिव ले रहे थे उधर नेगेटिव हो सकता है। इसीलिए मैंने बोला इसको इंस्टैंटेनियस डायपोल भी बोलते हैं। ये चेंज होते जाएगा, ये डिपेंड करेगा माहौल पे, क्योंकि ये इंड्यूस होके कर रहा। अब देखो, इधर डेल्टा माइनस, इधर डेल्टा प्लस, इधर डेल्टा माइनस, इधर से शिफ्ट किया डेल्टा प्लस, और इधर आया डेल्टा माइनस। क्लियर है? अब इधर डेल्टा प्लस आ गया डेल्टा माइनस। वही जेनॉन एटम है। मतलब मेरे ये कहने का है कि इसमें ये कैसा चार्ज है, कि मतलब ये कैसा डायपोल है, छोर है चार्ज का, कि इसका अपना वो चार्ज भी वैरी करते रहता है। ये जबरदस्ती का क्रिएट किया हुआ चार्ज, जैसे एक परमानेंट चार्ज होता है, एक टेम्पररी चार्ज होता है। आप बालों को कंघी में रगड़ते हैं तो टेम्पररी चार्ज जनरेट होता है, इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस किया हुआ चार्ज डेवलप होता है। क्लियर है? तो यहां पर जो ये चार्ज है, ये वही चार्ज। वेंडरवॉल फोर्स ऐसे ही वर्क करता है। वेंडरवॉल फोर्स इसी तरीके से वर्क करता है। हालांकि वेंडरवॉल फोर्सेस में बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन अभी नहीं जानना, वो आगे मैं पढ़ाऊंगा। अभी इसी तरीके से आपको समझना है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्त? सर, एलिमेंटल स्टेट में एटम किस तरीके से ये जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये जान लिया कि मेटल में जो एटम्स है वो मेटेलिक बॉन्डिंग में बंधे हैं, और मेटेलिक बॉन्डिंग में सारा खेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनने से होता है, और एटम के लैटिस बनने से होता है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। यहां पर जो सिचुएशन है वो क्या है? इसमें इनर्ट या नोबल गैसेस में कैसे एटम्स आपस में बंधे हुए हैं? तो एक दूसरे से फ्री एटम्स आर गैदर्ड थ्रू वीक वेंडरवॉल फोर्सेस। और वेंडरवॉल फोर्स कैसे काम करता है? एक एटम दूसरे एटम के प्रभाव में आगे पीछे चारों तरफ जब घूमता है, तो इसके न्यूक्लियस के प्रभाव में इसका इलेक्ट्रॉन आया, कभी इसका न्यूक्लियस किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन के प्रभाव, मतलब सब एक दूसरे का चार्ज बदलते रहता है। इंस्टैंटेनियस डायपोल भी बोलते हैं इसको, तुरंत क्षण भर में वो बदल जाता है। ठीक है, मोमेंटरली। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से आपका सारे इनर्ट नोबल गैसेस में होता है। यही काम, यही चीजें होती है सारे में। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा इनर्ट या नोबल गैसेस का। अगर मैं बात करूं ऑल्सो, ये जो वेंडरवॉल फोर्स स्ट्रेंथ होता है,
वैन डर वाल फोर्स की मजबूती, बड़ा अच्छा पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। इसकी जो मजबूती होती है, स्ट्रेंथ, बेटा ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, जिनमें एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये सब बहुत पॉइंट में से ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वैन डर वाल फोर्स, जैसे मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ में आपने बातें करी थी, किया था ना बेटा, कि मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कब होता है, तो सर अगर एस ब्लॉक पी ब्लॉक का है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज, सर अगर डी ब्लॉक है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पुअरिंग ऑफ शील्डिंग। तो एटम को बांधने में जो बॉन्डिंग होगा उसके स्ट्रेंथ की बात करोगे ना, तो उसी तरीके से वैन डर वाल फोर्स की भी स्ट्रेंथ की बात करोगे। मतलब क्या हुआ, अगर हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, ध्यान से सुनेंगे, तो हीलियम हीलियम के बीच की बॉन्डिंग मतलब वैन डर वाल फोर्स, नियॉन नियॉन, आर्गन आर्गन, क्रिप्टॉन क्रिप्टॉन, इनके बीच की जो बॉन्डिंग होगी, इसमें कौन सा वैन डर वाल फोर्स स्ट्रांग होगा ज्यादा, तो नीचे जाने पर चूंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, इसीलिए आपका वैन डर वाल फोर्स स्ट्रेंथ बढ़ते चले जाएगा। अच्छे से सीखिएगा, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट बात। और भी चीजों पे ये डिपेंड करता है, लेकिन हम लोगों ने क्या बोला, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मॉलिक्यूलर मास, बाकी चीजें क्या है वो सब बाद में देखेंगे। ठीक है, वैन डर वाल फोर्स स्ट्रेंथ, वैन डर वाल फोर्स क्या हुआ, अंतराण्विक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। वैन डर वाल फोर्स इज अ काइंड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अणुओं के बीच लगने वाला बल। ठीक है, तो कैसे मॉलिक्यूल को बांधता है, ये एक स्यूडो चार्ज क्रिएट करता है, वो परमानेंट चार्ज नहीं है, वो इन्फ्लुएंसिव है, इन्फ्लुएंस होकर के एक दूसरे से प्रभावित होकर ये चार्ज क्रिएट होता है। जैसे आप कंघी को बालों पर रगड़ते हैं तो एक चार्ज क्रिएट होता है प्रभावित होकर के, तो उसी तरीके से यहां भी एक चार्ज क्रिएट होता है, वैन डर वाल फोर्स, उसी चार्ज की वजह से जो फोर्स बनता है, इंटरेक्शन बनता है, उसको आप वैन डर वाल फोर्स बोलते हैं। और इसकी मजबूती किस पर डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर मास पे। मतलब सर ये कहने को मिला कि हीलियम से लेकर के जेनॉन के बीच जो एटम में एलिमेंटल स्टेट में बॉन्डिंग है वो वैन डर वाल फोर्स है। और दूसरी बात है सर, हम लोगों ने ये सीखा किधर की तरफ वैन डर वाल फोर्स मजबूत है, तो उसमें डाउन द ग्रुप। क्लियर हो गया। चलिए अब मैं 8A ग्रुप के बाद आता हूं 7A ग्रुप पर, हेलोजेंस में। नेक्स्ट पेज। कोई डाउट अगर आपका बनता है तो आप एकदम शौक से डाउट को निकाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अब मैं निकालता हूं 7A ग्रुप। 7A ग्रुप को आप हेलोजेंस बोलते हैं। देखिए, अब यहां पर एलिमेंट कैसे हैं, आप बोलते हैं फ्लोरीन, आप बोलते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। प्लीज ध्यान दें। अब इनमें क्या होता है, तो एटम फ्री स्टेट में नहीं है, F2 में, और ढेर सारे F2 आपस में अब किसी न किसी फोर्स से बंधे हुए हैं। इसमें क्या है, बहुत सारे Cl2 हैं, बहुत, और ऐसा नहीं वो 3 डायमेंशनल है, हमने प्लेन में लिखने का कोई ऐसा नहीं बनाया है, वो जान कैसे दिखाया हुआ, हर तरफ है, चारों तरफ फैले हुए हैं। मतलब हर तरफ ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, हर तरफ क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। इस तरफ से। और आयोडीन, जाहिर सी बात है I2 के अणु है इसमें। ठीक है, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स। आ जाइए, तो अब आप इसमें क्या देख रहे हैं, अच्छे से सीखिए। पहली बात, ये अणुओं के बीच एक बार फिर से अंतराण्विक बल, वैन डर वाल फोर्स, एक बार फिर से क्या है, हर जगह वैन डर वाल फोर्स। मॉलिक्यूल बन गया, मॉलिक्यूल को बांधेगा कौन सा फोर्स, वैन डर वाल फोर्स। इस तरह से इनके एलिमेंटल स्टेट में
ध्यान से, इनके एलिमेंटल स्टेट में दो दो चीज काम कर रहा है। एलिमेंटल स्टेट्स में क्या सब हुआ? पहला, एटम्स बॉन्डेड बाई कोवैलेंट बॉन्ड। आराम से बेटा, एटम्स बॉन्डेड है किससे? कोवैलेंट बॉन्ड से। कैसे? Cl2 कोवैलेंट बॉन्ड है ना, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, F2 I2, क्लियर हो गया? एंड और उसके बाद क्या? अब जो ये मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल्स गैदर्ड थ्रू वीक वैंडरवाल फोर्सेज। क्लियर हुआ? मतलब इनर्ट और नोबल गैसेस में वैंडरवाल फोर्स ही अकेला था एलिमेंटल स्टेट में, लेकिन हैलोजन के एलिमेंटल स्टेट में दो चीजें थी, एक कोवैलेंट बॉन्ड भी है और दूसरा वैंडरवाल फोर्स भी है। लेकिन दोनों कहां पर है? कोवैलेंट बॉन्ड एटम को जोड़ के मॉलिक्यूल बना ले रहा है पहले, और मॉलिक्यूल्स कैसे जुट रहा है आपस में एक दूसरे के करीब है? तो वैंडरवाल फोर्स के थ्रू। वैंडरवाल फोर्स वीक होता है। अगर मैं बोलूं कि एक बार फिर से बताओ इसमें वैंडरवाल फोर्स की मजबूती किधर? सर मॉलिक्यूलर मास। आराम से अच्छे से सीखेंगे आप। क्लियर है? तो हमने 7 ग्रुप में एलिमेंट्स के एलिमेंटल स्टेट को क्लियर किया। क्लियर ये हुआ, अच्छे से देखिए, क्लियर ये हुआ कि पहले इसमें एटम मॉलिक्यूल बना ले रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू। अब मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, मतलब करीब हैं, क्लोज हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वैंडरवाल फोर्स। एटम्स पहले रिएक्ट किया है, कंबाइन किया और वो बनाया मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल्स आपस में वैंडरवाल फोर्स के थ्रू क्लोज है, एक दूसरे के संपर्क में है, कांटेक्ट। तो हैलोजेंस में आप दो तरीके का देख रहे हैं, क्या क्या? एक कोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा वैंडरवाल फोर्स। इनर्ट एंड नोबल गैसेस में ये कोवैलेंट बॉन्ड नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वैंडरवाल फोर्स था। आप बताएं मेरे को, क्या आपको अच्छे से समझ में आया कि किस तरीके से हैलोजेंस में एटम्स एलिमेंटल स्टेट में बॉन्डिंग उनकी कैसी है? क्या आपने अच्छे से समझा? अब मैं इसके बाद 6 ग्रुप में आता हूं, आप मेरे को बताएं। अब मैं आता हूं 6 ग्रुप में। 6 ग्रुप में दो ही नॉन मेटल्स हमने डिस्कस किया आपसे, ऑक्सीजन एंड सल्फर। फ्रॉम 6 ग्रुप, इस ग्रुप के एलिमेंट्स को बोलते हैं कैल्कोजेंस। क्या बोलते हैं बेटा? कैल्कोजेंस, चैल्को नहीं, कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस वर्ड का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ओर फॉर्मिंग एलिमेंट, कैल्कोजेन वर्ड का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट। ठीक है? जैसे हैलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग, जैसे हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग, कैल्कोजेन का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग। एनीवेज, आइए, अब आपका इसमें दो एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन और दूसरा सल्फर। ध्यान से सुनिए, जब आप अब ऑक्सीजन के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं तो ऑक्सीजन दो फॉर्म में होते हैं, पाए जाते हैं, जिनको एलोट्रॉप्स बोलते हैं आप। एक डाइऑक्सीजन O2 और एक ओजोन O3। अब आप इनको एक दूसरे के लिए एलोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? एलोट्रॉप्स बोला जाता है। आपस में एलोट्रॉपी ये शो कर रहे हैं, एलोट्रॉप्स बोला गया। एनीवेज, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है फिलहाल कि मैं आपको एलोट्रॉप सिखाऊं, मेरा एक रफ आइडिया लेना बहुत जरूरी है। आ जाइए, अब इसमें कैसे होगा? पहले ऑक्सीजन एटम ने O2 बनाया, हालांकि वो डबल बॉन्ड ओ मैं पहली बार और आखिरी बार बनाता हूं, अब उसके बाद वो डबल बॉन्ड ओ नहीं बनाऊंगा, कुछ और बनता है।
और बीच में वेंडरवाल फोर्स है, बीच में वेंडरवाल फोर्स है। क्लियर हुआ? दैट इज O2 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 वेंडरवाल फोर्स। मतलब कौन सा बॉन्ड बताओ आप, एलिमेंटल स्टेट में कौन कौन सा बॉन्ड हुआ? पहले कोवेलेंट बॉन्ड जिसके वजह से एटम कंबाइन हुआ, और प्लस उसके बाद वेंडरवाल फोर्स जिसके वजह से मॉलिक्यूल गैदर आउट, ठीक हैलोजन की तरह। क्लियर है? ठीक किसके तरह सर? हैलोजन की तरह। हैलोजन में भी ऐसे ही हुआ था 7 ग्रुप में। पहले क्या बना था? मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से फ्लोरीन F2Cl2, और फिर मॉलिक्यूल से एक जगह कलेक्ट किस बॉन्ड से हुआ था सर? वेंडरवाल फोर्स। तो ऑक्सीजन में भी वही हुआ। अब कहानी है सल्फर। ध्यान से, सल्फर एलिमेंटल, जैसे वो O2 और O3 होता है, तो सल्फर एलिमेंटल फेज में S6 S8 S10 S12 से लेकर के S20 तक के अणु पाए जाते हैं। नहीं समझ में आया? अच्छे से सीखो मैंने क्या बोला। इनके एलिमेंटल स्टेट में S6 से लेकर के S6 टू S20 मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। सवाल है कि कोई भी मॉलिक्यूल पाए जाए सल्फर के, S6 हो कि S8 हो कि S12 हो कि S20 हो, जो कुछ भी हो, पॉइंट ये है भाई साहब इसमें कोवेलेंट बॉन्ड ही तो होगा। अगर आपने S6 लिया, देख लो 4 to 6, तो कौन सा है कोवेलेंट बॉन्ड? अगर आपने S8 भी ले लिया, ये S6 बनाया, ये आपने S8, कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। और फिर क्या होगा? अब आखिर जब मॉलिक्यूल बन गया तो इन मॉलिक्यूल को आपस में बांधने के लिए कोई तो फोर्स आएगा ना। अगर ये फोर्स एब्सेंट हो गया तो ये मॉलिक्यूल तो बेटा एक उधर एक उधर, मतलब कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ। जैसे एयर ही है तो एयर में इतने सारे मॉलिक्यूल्स है, मान लो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन करीब आएंगे ना किसी न किसी फोर्स की वजह से। इसी फोर्स को तो वैंडरवाल फोर्स बोल रहे, जो मॉलिक्यूल को जोड़ रहा, करीब ला रहा, क्लोज ला रहा। तो आपके जो एसेट ही है या S20 ही है, इन मॉलिक्यूल्स को कोई ना कोई फोर्स तो लाएगा ना। एक मॉलिक्यूल निकाल के नहीं अलग कर दोगे। एलिमेंटल स्टेट का मतलब क्या है? पूरा का पूरा एलिमेंट कैसे मौजूद है? तो एलिमेंट मौजूद है, पहले एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाया, अब मॉलिक्यूल्स क्लोज होकर के क्या कर रहा है आपका? मॉलिक्यूल्स क्लोज होकर के क्या बना रहा है बेटा? अच्छे से सुनो, क्या बना रहा है? एक सिस्टम, एक क्लस्टर, जिसमें कि मॉलिक्यूल के बीच वैंडरवाल फोर्सेज है। तो अल्टीमेटली इनके एलिमेंटल स्टेट में, सल्फर के एलिमेंटल स्टेट में क्या सब हुआ सर? पहले कोवेलेंट बॉन्ड हुआ और फिर सर वैंडरवाल फोर्स हुआ। मजेदार है, धीरे 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 चीजें और अच्छे लेवल पर जाएंगी। ठीक से देखेंगे। हमने बोला, हमने सिखाया कैल्कोजेंस को, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। ऑक्सीजन, हमने बोला ऑक्सीजन में O2 भी होते हैं, O3 भी होते हैं, एलोट्रॉपी बोलते हैं इसको। तो हमने बोला कि एलोट्रॉप्स चाहे O2 हो या O3, पहले O2 बनने में 2 ऑक्सीजन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड, O3 बनने में 3 ऑक्सीजन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये मॉलिक्यूल्स, O2 के मॉलिक्यूल्स आपस में किस फोर्स से करीब है, क्लोज है? वैंडरवाल फोर्स। O3 के मॉलिक्यूल्स आपस में किस फोर्स से क्लोज है? वैंडरवाल फोर्स। और वैंडरवाल फोर्स कैसे क्रिएट काम करता है? हमने जेनॉन में दिखाया, जबरदस्ती का चार्ज क्रिएट होता है वहां, जबरदस्ती का डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस चार्ज क्रिएट होता है। तो हमने दिखाया कोवेलेंट बॉन्ड प्लस वैंडरवाल फोर्स, सेम हाल, S6 S8 S10 S12 S20 जो बोलो। ठीक है, अब आ जाओ, उम्मीद है आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब मैं डिस्कस करूंगा आपको नाइट्रोजन फैमिली में। आ जाइए अच्छे से, आप ध्यान से देखें। फिर मेटलवाइड्स को भी डिस्कस करना है, मेटलवाइड भी डिस्कस करना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आ जाइए, पेज नंबर मैं आता हूं 6। मेटलवाइड्स को एक साथ डिस्कस कर दूंगा, पेज नंबर 6। अब मैं लेता हूं नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। फ्रॉम 5A ग्रुप को निकोजेंस बोलते हो।
क्या बोलते हैं बेटा? निकोजेन्स। निकोजेन का मतलब होता है पॉइजनस। निकोजेन का मतलब पॉइजनस। जैसे आपने हेलोजन का मतलब क्या सीखा? सॉल्ट फॉर्मिंग। कैल्कोजेन का मतलब क्या सीखा? कैल्कोजेन का मतलब आपने क्या सीखा? ओर फॉर्मिंग। उसी तरीके से निकोजेन का मतलब क्या हो गया आपका? पॉइजनस। बढ़िया से सीखे प्लीज। आ जाओ, पहला एलिमेंट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एलिमेंटल स्टेट में कैसे होता है भाई साहब? एग्जिस्ट एज N2 ना, एग्जिस्ट एज N2 एंड N2 मॉलिक्यूल्स। अब ढेर सारे जो N2 मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कैसे जुड़े रहेंगे? N2 molecules are gathered through weak van der Waals forces। एक बार फिर से वही बातें कि देखने की जरूरत है। आ जाओ अच्छे से। पहले तो N2 और ढेर सारे N2 जब हैं तो आपस में चाहे एयर हो कि कहीं भी हो, किस फोर्स के थ्रू आपस में बंधे हुए हैं? करीब हैं सर वैन डर वाल्स फोर्स थ्रू। मतलब N ट्रिपल बॉन्ड N, N2 में क्या होता है? N ट्रिपल बॉन्ड N। क्लियर है? और बीच में कौन सा फोर्स? वैन डर वाल्स फोर्स। तो अल्टीमेटली क्या कंक्लूजन आया? नाइट्रोजन जब अपने एलिमेंटल स्टेट में है तो कैसे है सर? इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है नाइट्रोजन एटम्स के बीच और प्लस N2 के मॉलिक्यूल्स के बीच वैन डर वाल्स फोर्स। क्या यह गारंटी ली जा सकती है कि नॉन मेटल में इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड और वैन डर वाल्स फोर्स के कंबाइंड इफेक्ट के कारण एलिमेंटल स्टेट क्रिएट होता? गारंटी नहीं ली जा सकती, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या पढ़ा था? इनर्ट नोबल गैसेज। वहां पर सिर्फ क्या था? वैन डर वाल्स फोर्सेस, वहां कोवेलेंट बॉन्ड नहीं था। तो क्या यह गारंटी ली जा सकती है कि नॉन मेटल में वैन डर वाल्स फोर्स का रहना जरूरी है एलिमेंटल स्टेट में? क्या ये गारंटी ली जा सकती है कि नॉन मेटल के केस में एलिमेंटल स्टेट में वैन डर वाल्स फोर्स का एग्जिस्टेंस मस्ट है? एग्जिस्टेंस ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेज is must in elemental state of non-metals। ट्रू या फॉल्स? कोवेलेंट बॉन्ड तो चलो नहीं ले सकता हूं क्योंकि हीलियम नियन में दिख गया कोवेलेंट नहीं है। मेरा सवाल है क्या एग्जिस्टेंस वैन डर वाल्स फोर्सेज का मस्ट है एलिमेंटल स्टेट नॉन मेटल में? क्योंकि आपने हेलोजन में देखा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है। पहले हेलोजन के एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड से जुटे हैं, फिर उसके बाद वैन डर वाल्स फोर्सेज के थ्रू मॉलिक्यूल्स गैदर्ड हैं, करीब हैं, क्लोज हैं, समीप हैं, पास हैं। आपने बगल में उसके बाद ऑक्सीजन में देखा, सल्फर में भी देखा, फिर आपने नाइट्रोजन में भी देखा। तो क्या ऐसा है कि वैन डर वाल्स फोर्सेज मस्ट है होना नॉन मेटल के एलिमेंटल स्टेट में? आंसर है नो, मस्ट नहीं है। कैसे सर? लगातार जब एग्जाम्पल पर एग्जाम्पल कर रहा हूं तो मस्ट ही दिख रहा है। अरे भाई साहब आपने वही एग्जाम्पल ही लिया है जिसमें है। अब देखता हूं मैं अगले एग्जाम्पल पर। आ जाइए पेज नंबर 7। ध्यान से मैं लेता हूं अब बी नंबर उसी का फॉस्फोरस। आराम से बेटा सीखिए। फॉस्फोरस भी एक एलोट्रॉपिक एलिमेंट है। एक एलोट्रॉपिक एलिमेंट मतलब ढेर सारे एलोट्रॉप्स है, जैसे सल्फर के भी बहुत सारे एलोट्रॉप्स हैं, ऑक्सीजन के 2 एलोट्रॉप है। एलोट्रॉप क्या होता है? मतलब 2 फॉर्म में पाए जाना। जैसे लाइक गॉड के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, एलोट्रॉप्स ऐसे समझ लीजिए। आप अवतार समझते हैं, आपने सुना होगा विष्णु का नाम, विष्णु भगवान का नाम। तो आप बोलते हैं ना इनके एक अवतार है नरसिंह अवतार।
इनके एक अवतार है राम के अवतार, इनके अवतार है कृष्ण के अवतार, बोलते हैं बेटा। अब बोलते हैं इनके एक अवतार है वामन रूप अवतार। तो ये गॉड हैं, उनके फॉर्म्स अलग अलग है। एलोट्रॉपी इसी को आप बोलते हैं, सब वही है लेकिन उनके फॉर्म्स अलग अलग है, टाइप अलग अलग है। तो एलोट्रॉप, एलिमेंट का एलोट्रॉप होता है, ये उनके कैरेक्टर की वजह से होता है, उनके बॉन्डिंग एबिलिटी की वजह से होती है। मतलब ये मैजिक है एक तरह का एलोट्रॉप बनाना, एटम का ये कि ये कलाकारी है एलोट्रॉप तैयार करना। अधिकांश एलिमेंट के एलोट्रॉप्स होते हैं, मेटल में भी, हालांकि मेटल में उसको एलोट्रॉप्स नहीं बोलते, लेकिन बोल लो चलेगा, हमने आपको बोला भी था वहां ये बोलोगे मेटल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर, लेकिन बोलोगे तो चलेगा। तो मेटल्स में भी ये होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, और हमने आपको कराया जैसे कैल्शियम बीसीसी स्ट्रक्चर भी और सीसीपी स्ट्रक्चर भी, स्ट्रोंसियम बीसीसी भी, एचसीपी भी और सीसीपी भी, तीनों स्ट्रक्चर्स में होते हैं। हालांकि इसमें रूम टेम्परेचर पर कोई ना कोई ज्यादा स्टेबल होता होगा, जैसे टीन का हमने किया था, रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर भी होता है, सॉरी हाँ रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर भी होता है और डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर भी होता है, हमने किया हुआ, आपको समझाया हुआ। एक फॉर्म इसमें क्या आपका नॉन मेटेलिक टीन होता है, मेटल हो के भी नॉन मेटल। चलो अभी रिपीट नहीं करता हूं, अदरवाइज हम लोग स्कैटर्ड हो जाएंगे टॉप। चलिए आइए, तो फास्फोरस एक एलोट्रॉपिक एलिमेंट है, इसके बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जैसे व्हाइट, जैसे रेड, जैसे ब्लैक, जैसे स्कारलेट रेड, जैसे वायलेट, जैसे ब्लू, जैसे येलो। नहीं, येलो नहीं होता, लोग बोलते हैं लेकिन येलो होता नहीं, गलत बात। चलिए आइए, तो इसके बहुत सारे एलोट्रॉप्स हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले व्हाइट फास्फोरस जो बहुत कॉमन है 9-10 से, उसके बाद रेड फास्फोरस, उसके बाद ब्लैक फास्फोरस, इसके बाद ब्लू फास्फोरस, स्कारलेट रेड फास्फोरस, वायलेट फास्फोरस, लेकिन येलो नहीं, येलो हरगिज नहीं। लेकिन हम लोगों के सिलेबस में क्या इतने एलोट्रॉप्स के बारे में जानना है? नहीं भाई साहब, हमारे सिलेबस में व्हाइट, रेड और ब्लैक के बारे में जानना, बाकी होता है नाम जान लो। यार ब्लू फास्फोरस तो बहुत बाद में साइंस में आया ही है, बहुत रिसेंट, मैं तो बता दे रहा हूं, लोगों को तो पता भी नहीं होता, 2006 इतना रिसेंट ब्लू फास्फोरस आया। तो एनीवेज इधर तो जानना नहीं है, उतना ध्यान नहीं दो, हाँ होते हैं बस ये जान लीजिए। अब आ जाइए, एलिमेंटल स्टेट में बॉन्डिंग कैसी है दोस्त मेरे, इस बात को समझने के लिए उनके मॉलिक्यूल या उनके स्ट्रक्चर या कह सकते हैं कि फॉर्मूले को समझना जरूरी है। आ जाओ, व्हाइट फास्फोरस को बचपन से आपने सीखा होगा, पी, क्लियर है? आप अच्छे से देख ले, आप टेट्राहेड्रल फॉर्म बनाते हैं, ये एंगल 60 डिग्री होता है बॉन्ड एंगल, और 60 डिग्री के कारण यहां पर तनाव होता है, एंगल स्ट्रेन, काफी तनाव होता है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये नहीं समझोगे अभी, या अगर आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडेशन एंगल 109 होना चाहिए, है 60 डिग्री, तो एंगल स्ट्रेन है, इसलिए रिएक्टिव है, बहुत रिएक्टिव है, हाईली हाईली रिएक्टिव है, और पॉइजनस भी है, पॉइजनस भी है। अच्छे से देखें, अब क्या है, आप इसी में से अगर इसको गर्म करना शुरू करते हैं व्हाइट फास्फोरस को 240 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ CO2, क्योंकि फास्फोरस ऐसे ही, व्हाइट फास्फोरस हाईली रिएक्टिव है, जलना स्टार्ट कर देता है, इसीलिए CO2 का एटमॉस्फेयर देते हैं, एंड आयोडीन का कैटलिस्ट, हालांकि इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा फिर से, फिलहाल तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होता है और ये फैल जाता है इस तरह से। अच्छे से देखिए कैसे फैलता है, क्या बोला मैंने, इसको 240 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ CO2 और आयोडीन कैटलिस्ट, तो एक बॉन्ड ब्रेक होता है। तो रेड फास्फोरस कैसे आता है, जरा देखो, चेन में फैलता है, ठीक से देखो, बॉन्ड खुल गया बेटा,
ये वाला बॉन्ड खुल गया, ऐसे करके ये फैलते चले जाता है। ये ब्लैक की तरफ आ गया हूं, लेकिन है ये कौन सा फास्फोरस? रेड फास्फोरस की मैं बातें कर रहा हूं, ये रेड फास्फोरस। ध्यान से देखें, मतलब क्या है, P4 ही है लेकिन होल N है। होल N मतलब पॉलीमर, पॉली बहुत सारे, मर मेराइज होना, बहुत सारे P4 मर्ज हो गए। रेड फास्फोरस ही है लेकिन ये होल N है, मतलब पॉलीमर हो गया। पॉली बहुत सारा, मर मेराइज मर्ज हो जाना, मिलना, तो ये बन गया। अब ये पहले से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई क्योंकि एंगल स्ट्रेन कम हो गया, स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्यों? एज एंगल स्ट्रेन, एंगल में जो तनाव है वो काफी हद तक कम हो गया। ध्यान से सुनेंगे, ये इनफाइनाइट लेवल पर चेन फैलते चले जाएगा। तो मैं बोलूं ध्यान से बेटा, यहां पे ध्यान से अच्छे अच्छे से, इसमें बॉन्डिंग कैसी हुई एलिमेंटल स्टेट? अच्छे से बॉन्डिंग इन एलिमेंटल स्टेट कैसी हुई? बोलोगे सर P4 में कोवेलेंट बॉन्ड था, P4 में कोवेलेंट बॉन्ड था। आराम से दोस्त सुनिएगा, लेकिन सर ऐसे ऐसे तो बहुत सारे P4 होंगे। तो जब सर बहुत सारे P4 होंगे तो उन P4 के बीच तो वेंडरवाल फोर्स होगा, क्योंकि आपने सर पढ़ा दिया अणुओं के बीच अंतर आणविक बल वेंडरवाल फोर्स, मॉलिक्यूल्स के बीच मॉलिक्यूल को गैदर करने वाला फोर्स वेंडरवाल फोर्स सामान्य तौर पर। तो सर अणुओं को कैसे कलेक्ट करेंगे? P4 तो एक अणु बना, एक मॉलिक्यूल, दूसरे तीसरे चौथे पांचवे जो बहुत सारे P4 हैं सब कैसे कलेक्ट होंगे ये? तो सर वेंडरवाल फोर्स, तो इसका मतलब इसमें मस्ट है। आपको अब समझ में आया होगा, ध्यान से सुनेंगे। अब पॉइंट आ जाओ, अब पॉइंट आ जाओ बेटा, इसमें जो आपका रेड फास्फोरस है, इस रेड फास्फोरस में बॉन्डिंग इन एलिमेंटल स्टेट कैसा आपने देखा? मेरा सवाल यह है कि आपने इसके एलिमेंटल स्टेट में बॉन्डिंग कैसा देखा? सर कोवेलेंट बॉन्ड तो साफ दिख रहा है। मेरा यह कहना है, क्या आपको वेंडरवॉल फोर्सेस दिख रहा है? सोचे, ये P4 का इन्फिनाइट लेंथ पर चेन है। आराम से सोचे, इन्फिनाइट लेंथ पर चेन है कि नहीं है? तो क्या आपको इस तरह से इसमें वेंडरवॉल फोर्स दिख रहा है? नहीं होना है। कैसे होगा? यही तो P4 चेन फैलते चला गया, चेन फैलते चला गया। लेकिन पॉइंट है, ऐसा तो दूसरा तीसरा भी तो P4 का चेन होगा। पॉइंट, ऐसा एक चेन बना, ऐसा तो बेटा दूसरा तीसरा भी तो चेन होगा, पांचवा चेन भी, मतलब एक लच्छा, दूसरा लच्छा, तीसरा लच्छा। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? एक लीनियर चेन, फिर दूसरा लीनियर चेन, और इन दोनों के बीच फिर वेंडरवॉल फोर्सेस होंगे। क्लियर? मतलब देखो, जबरदस्ती आ गया वेंडरवॉल फोर्स, P4 के बीच वेंडरवॉल फोर्स, इसमें P4 के बीच वेंडरवॉल फोर्स नहीं है, लेकिन जो एक चेन बना फिर दूसरा तीसरा चौथा चेन भी तो बनेगा। अब इन चेन्स के बीच क्या होगा? वेंडरवॉल फोर्स होगा ना, तो साथ में वेंडरवॉल फोर्सेस भी फिर आएगा। ध्यान से सुनेंगे, लेकिन ये तो तय है कि इसमें वेंडरवॉल फोर्स का ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन है। अब आ जाओ, मैं ब्लैक की बात करता हूं, ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस, सॉरी यहां पे ये छूट गया कोवेलेंट बॉन्ड। जब ब्लैक फास्फोरस की बात करोगे तो हाई प्रेशर पर इस बॉन्ड को तोड़ा जाएगा, इस बॉन्ड को। क्या बोला मैंने? रेड से ब्लैक कैसे बनता? हाई प्रेशर पर, बहुत हाई प्रेशर पर रेड को ब्लैक में तोड़ा जाता है, ये बॉन्ड भी टूटा। तो ब्लैक फास्फोरस का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, ध्यान से देखिए। पहले तो ये रेड की तरफ फैला हुआ है, लेकिन अब नीचे भी तो खुलेगा, क्योंकि हमने तो चारों तरफ आपको बोला खोल ले। आपको अब समझ में आया?
कुछ समझे? अब आप सोच के देखिए, ये आपका कौन सा फास्फोरस है? सर ये मेरा ब्लैक फास्फोरस है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, देखते जाइए अच्छे से बेटा। ब्लैक फास्फोरस है, स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई क्योंकि एंगल का तनाव साफ घट गया। तीनों फास्फोरस में सबसे ज्यादा स्टेबल ब्लैक फास्फोरस होता है, स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई, रिएक्टिविटी और खत्म हो गई, बहुत लेस रिएक्टिव है ये। तीनों फास्फोरस में सबसे ज्यादा स्टेबल ब्लैक है, तब रेड है, तब व्हाइट है, और रिएक्टिविटी में सबसे ज्यादा व्हाइट है, तब रेड है, तब ब्लैक। अब पॉइंट है इसके एलिमेंटल स्टेट में बॉन्डिंग कैसी है। बॉन्डिंग इन एलिमेंटल स्टेट, आप गौर कर रहे हैं, इस बार वेंडरवॉल फोर्स गायब हो जाएगा क्योंकि चेन इन्फिनाइट फैल जाएगा, ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ। इस बार वेंडरवॉल फोर्सेस गायब, तो सिर्फ बेटा क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड ओनली। सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड ओनली, बाकी वेंडरवॉल फोर्सेस गायब। क्योंकि आप ही सोचे, यही तो इन्फिनाइट लेवल पर फैलते चले जाएगा, ऊपर नीचे चारों तरफ। तो आपने क्या देखा? जो आपका यहां पे मेरा क्वेश्चन स्टेटमेंट था, एग्जिस्टेंस ऑफ वेंडरवॉल फोर्सेस इज मस्ट इन एलिमेंटल स्टेट ऑफ नॉन मेटल। आप बोलोगे कि ऐसा सामान्य तौर पे तो आता है, लेकिन मस्ट नहीं है। ये कन्वर्जन आपके पी ब्लॉक में 12th वाले एरिया में पढ़ना होता है, एनसीईआरटी 12th में, कि व्हाइट को रेड में कैसे बदलते हैं और रेड को ब्लैक में कैसे बदलते हैं। रेड को ब्लैक में बदलने के लिए बहुत हाई हाई प्रेशर का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब होता है। और ब्लैक फास्फोरस अगले पेज में मैं लिख भी दे रहा हूं, पेज नंबर 8 में। अगर आप बोलेंगे रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी तीनों फास्फोरस में किसका ज्यादा है? व्हाइट का, फिर रेड का, और फिर ब्लैक का। ठीक है। और थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी, मतलब बॉन्ड के हिसाब से, बॉन्ड की मजबूती के हिसाब से स्टेबिलिटी व्हाइट फास्फोरस से ज्यादा रेड फास्फोरस की होती है, और रेड फास्फोरस से ज्यादा ब्लैक। तो आईआईटी वालों ने 2005 में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, उससे पहले इस क्वेश्चन को किसी ने नहीं पूछा था। वो क्वेश्चन था कि विच फास्फोरस इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल, विच फास्फोरस इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल। थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल कौन सा फास्फोरस थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल है? तो कौन सा है? ब्लैक फास्फोरस। अच्छे से आइए, तो हमने आपको एक बार मैं समरी बोल दूं, हमने आपको बेटा बताया कि जब आप नाइट्रोजन के एलिमेंटल स्टेट में बॉन्डिंग की बात कर रहे थे, तो नाइट्रोजन के एलिमेंटल स्टेट में जो बॉन्डिंग हुई, उसमें मॉलिक्यूल्स N2 N2 के मॉलिक्यूल के बीच वेंडरवॉल फोर्स, और N2 में NN एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड। फास्फोरस एलोट्रॉपिक एलिमेंट है, 3 तरह के एलोट्रॉप्स हैं उसके, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। जरूरी नहीं है सारे एलिमेंट के एलोट्रॉप हो ही, लेकिन अधिकतर के होते हैं। तो व्हाइट का फॉर्मूला है P4, तो P4 में कोवेलेंट बॉन्ड, और P4 के अणुओं के बीच वेंडरवॉल फोर्स। रेड में क्या होता है कि व्हाइट को ही हीट करके हम, मतलब 240 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्न करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में और आयोडीन कैटलिस्ट में, तो वो एक बॉन्ड ब्रेक होता है और वो चेन में फैल जाता है, चेन पॉलीमर। तो वहां कोवेलेंट बॉन्ड, इनफिनाइट लेंथ पर चेन। लेकिन ऐसा चेन ऊपर नीचे, मतलब चेन ऐसा ढेर सारा होगा, तो चेन जो ढेर सारे होंगे उनके बीच, इन लक्ष्यों के बीच कौन सा फोर्स? वेंडरवॉल फोर्स। अब इन्हीं को अगर हाई प्रेशर पर फिर करो, अप्लाई करो, तो रेड फास्फोरस हाई प्रेशर पे जाके चला गया किसमें? सर ब्लैक फास्फोरस। बहुत कॉन्सेप्चुअल है, लोग पढ़ता नहीं है यार। तो ब्लैक फास्फोरस में क्या हो रहा है? हाई प्रेशर पर जो एक में बीच में इंटरमीडिएट पीपी बॉन्ड है वो भी ब्रेक कर रहा है, मतलब अब वो राइट लेफ्ट भी इन्फिनाइट चेन और ऊपर नीचे भी इन्फिनाइट चेन। इसीलिए वो पूरा 3 डायमेंशनल पॉलीमर हो जाएगा, पूरा फैल जाएगा, पूरा फैल जाएगा, 3 डायमेंशनल पॉलीमर हो जाएगा। रेड फास्फोरस से बड़ा लंबा चौड़ा पॉलीमर होगा, क्योंकि इसमें ऊपर नीचे भी फैल रहा है। पॉलीमर समझ रहे हो ना, फैलना, मॉलिक्यूल 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 पॉलीमराइज। तो इसमें इस बार आपका वेंडरवॉल फोर्स नहीं है, क्योंकि P4 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 ही फैलते जा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कौन है? कोवेलेंट बॉन्ड है। तो हमने लिखा व्हाइट फास्फोरस में
कोवेलेंट बॉन्ड प्लस वेंडरवाल फोर्स एलिमेंटल स्टेट में। रेड फास्फोरस में कोवेलेंट बॉन्ड मेनली प्लस वेंडरवाल फोर्स भी, लेकिन ब्लैक फास्फोरस में सिर्फ और सिर्फ कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा सुनिएगा, अब उसके बाद मैं आता हूं ओरे ग्रुप में, कार्बन में, और कार्बन भी एलोट्रॉपिक एलिमेंट है, अच्छे से सीखेंगे आप ध्यान से। इसके बाद मैं लेता हूं कार्बन। अब एलिमेंट एलिमेंट करके, लेता हूं वन बाय वन। कार्बन इन एलिमेंटल स्टेट, अब एलिमेंट एलिमेंट करके आराम से दोस्त सीखते जाइए। तो आपको फिर पता है सर ये एक एलोट्रॉपिक एलिमेंट है। जी सर, ये तो 9-10 से सर हम लोगों को पता है कि कार्बन इज एन एलोट्रॉपिक एलिमेंट। दो चार एलोट्रॉप्स के नाम बता दो, बहुत सारे होते हैं, 2-3 का बताओ। सर एक एलोट्रॉप हम लोगों ने 9-10 में पढ़ा था, ग्रेफाइट। सर हम लोगों ने एक एलोट्रॉप पढ़ा था इसका, डायमंड। सर हम लोगों ने एक एलोट्रॉप पढ़ा था, फुलडीन्स, 9-10 में था बेटा। और भी बहुत सारे हैं, कार्बन गैस, कोल्टार, कोक, ये सब एलोट्रॉप्स हैं, बहुत तरह के हैं। चारकोल, बहुत तरह के। आ जाओ, अब मेनली हम लोगों के सिलेबस में 3 एलोट्रॉप्स हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और फुलडीन। ये 3 एलोट्रॉप्स मेन है जिसको पढ़ना, तीनों की बॉन्डिंग को समझना जरूरी है एलिमेंटल फेज में, क्योंकि ये तीनों पढ़ना है। अच्छे से आ जाओ, कंप्लीट एकदम सीधा सीधा सिलेबस ही पढ़ा रहा हूं, कुछ भी सिलेबस के अतिरिक्त एक लाइन एक्स्ट्रा हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब एक नॉट अ सिंगल वर्ड, कुछ भी नहीं। हमने ब्लैक, हमने देखा, हमने ब्लू को छोड़ दिया, हमने वायलेट को छोड़ दिया, हमने स्कारलेट रेड को छोड़ दिया। 9-10 में ये सब है भी थोड़ा बहुत, लेकिन 11-12 में जब आप आते हो तो वो सब बाकी फास्फोरस हट जाते हैं आपके सिलेबस से, ध्यान दें। तो सबसे पहला मैं डिस्कस करता हूं ग्रेफाइट। अब आपको ग्रेफाइट के अंदर की बॉन्डिंग कैसी है, जरा देखिए। आपको पता होगा हेक्सागोनल सीट स्ट्रक्चर, पता होगा बेटा, 9-10 में भी आपने पढ़ा है। अब ये देखो, हेक्सागोनल सीट स्ट्रक्चर है ना ऐसा, ये एक सीट है, नीचे फिर दूसरा सीट है, नीचे फिर दूसरा सीट है। मैं ग्रेफाइट को डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा अभी, ये मेरा अभी काम नहीं है फिलहाल, मैं ग्रेफाइट को डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है, बस मैं दिखा रहा हूं। आप क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल सीट स्ट्रक्चर्स। ग्रेफाइट डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा, मैं अभी रफली बॉन्डिंग समझा रहा हूं। सीट स्ट्रक्चर एंड ये जो प्लेनर सीट्स हैं, ये जो प्लेनर सीट्स हैं, ये जो प्लेनर सीट, ये सीट प्लेनर है, बोर्ड पे जो ऐसे दिख रहा है वो ऐसे है, ठीक है, प्लेनर सीट्स हैं, इसको ग्राफीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हो, ग्राफीन्स। इस सीट को, एक एक सीट को ग्राफीन बोलते हैं। तो प्लेनर सीट्स आर गैदर्ड टुगेदर थ्रू वेंडरवाल फोर्सेज। एक बार फिर से, आपने 9-10 में पढ़ा भी होगा, उसी वेंडरवाल फोर्सेज के थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक सीट से दूसरा सीट पे जाता है तो ग्रेफाइट कंडक्टिव होता है। लेकिन ये सब नहीं पढ़ा रहा हूं, ये सब डिटेल में पढ़ाऊंगा बाद में, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा ये सब, तो अभी उस पे नहीं जा रहा। अभी मैं सिर्फ आपको क्या सिखा रहा हूं बेटा, बॉन्डिंग एलिमेंटल स्टेट में कैसी है। तो अब आ जाओ, अब यहां पर मैंने बोला कि इनके बीच में आपस में क्या है, ये वेंडरवाल फोर्सेज, ऐसे सीट ऊपर नीचे ढेर सारे। तो आईआईटी वालों ने, जेईई मेन वालों ने, नीट ने, हर किसी ने पूछा है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इज ड्यू टू विच बॉन्ड। सर एक बार फिर से बोल दो, मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूं अगले पेज में। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर of graphite
इज ड्यू टू, ध्यान से, पहला कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा वैंडरवाल फोर्सेज, तीसरा बोथ, चौथा नन। ध्यान से, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो ग्रेफाइट की बॉन्डिंग को एक बार समझे। ग्रेफाइट का एक लेयर है, ये एक लेयर है ग्रेफाइट का, ग्राफीन जिसको बोलते हो, ठीक है, ये प्लेनर लेयर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें कहीं वैंडरवाल फोर्स नहीं है। एक ग्राफीन में अगर दिया जाए ग्राफीन में कौन सा बॉन्डिंग है, तो ग्राफीन में सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन एक ग्राफीन और दूसरे ग्राफीन, ये लेयर को ग्राफीन बोल रहे हैं, तो दोनों के बीच कौन सा फोर्स है? वैंडरवाल फोर्स है। क्लियर हो गया? तो थ्री डायमेंशनल कैसे हुआ? कोवेलेंट बॉन्ड के कारण नहीं हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड के कारण वो प्लेनर है। थ्री डायमेंशनल कैसे हुआ? एक प्लेन, दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन, ऊपर नीचे जो है वो किस फोर्स से है? वैंडरवाल फोर्स से। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वैंडरवाल फोर्सेज। प्लेनर स्ट्रक्चर ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड, प्लेनर या सीट या ग्राफीन स्ट्रक्चर, ये ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड के कारण। लेकिन थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर किसके कारण है? इसका जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ये किसके कारण है? ये ड्यू टू वैंडरवाल फोर्सेज। ड्यू टू वैंडरवाल फोर्स। आराम से सीखिए, बहुत इत्मीनान से मैं बता रहा हूं। तो हमने बोला कि आपने क्या कंक्लूड किया कि ग्रेफाइट के एलिमेंटल स्टेट में इस तरह से कौन सा बॉन्ड है? सर इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी है और सर इसमें वैंडरवाल फोर्स भी है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आपने कंक्लूड किया कि बॉन्डिंग इन एलिमेंटल फॉर्म ऑफ, कार्बन नहीं बोलना है, ग्रेफाइट, कार्बन का एक स्पेसिफिक फॉर्म ग्रेफाइट कौन सा हुआ? कोवेलेंट बॉन्ड, इससे प्लेनर सीट बना और प्लस फिर वैंडरवाल फोर्स। अच्छे से बेटा बहुत बढ़िया से सीख लीजिए ये सब चीजें। मतलब ये बोल लो कि ट्रेंड में नहीं है कि लोग इस तरह से पढ़ते हैं, आया पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया, 9th-10th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भरी पड़ी, वहीं से लोगों की केमिस्ट्री का बंटाधार हुआ रहता है। ठीक है, लोग वहीं से केमिस्ट्री को छोड़ते हैं और वहीं से जाकर के उसका 11th-12th की केमिस्ट्री उनकी यही वजह है कि खराब होती है, और इनऑर्गेनिक से भरोसा उठने का यही रीजन है कि 9th-10th में इनऑर्गेनिक है, तुमने पढ़ा ही नहीं। 9th-10th में सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, डायमंड, ग्रेफाइट वगैरह, केमिकल बॉन्डिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, है ना, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मोस्टली इनऑर्गेनिक ही है। चलो आ जाओ, डायमंड हुआ। अब मैं बी में आता हूं, सॉरी ग्रेफाइट हुआ, डायमंड। अब डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होता है? ध्यान से, डायमंड अच्छे से सीखिएगा, में each carbon atom is covalently attached with other 4 carbon atom, forming a cubic crystal structure। लेकिन जरा ध्यान नहीं देना अभी क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर, अभी सिर्फ बॉन्डिंग पर ध्यान देना है। मैंने बोला कि डायमंड और ग्रेफाइट डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा, तो उस समय मैं आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बोलूंगा। अभी क्या है, डायमंड में क्या होता है? हर कार्बन एटम टेट्राहेड्रली 4 कार्बन एटम से घिरा होता है। हर अगला कार्बन एटम टेट्राहेड्रली 4 कार्बन एटम से घिरा होता है। क्लियर है? तो आप ही सोचे, क्या इस बार कहीं से भी गुंजाइश है दोस्त मेरे किस चीज की? वैंडरवाल फोर्स की? बिल्कुल नहीं है सर। इसका मतलब डायमंड के एलिमेंटल स्टेट में
सिर्फ और सिर्फ कौन से बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड से ही इनफाइनाइट लेंथ तक फैलते चले जाएगा, जैसे ब्लैक फास्फोरस। क्लियर हुआ? इसमें कहीं वेंडरवाल फोर्स इनफाइनाइट लेंथ तक ऊपर नीचे चारों तरफ, ये थ्री डायमेंशनल, ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है बेटा। ये सब चीजें सीखे बिना इनऑर्गेनिक में आगे बढ़ोगे ना तो बैठ के आगे चल के रटते रहोगे, रटोगे भूलोगे, रटोगे भूलोगे। कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा ना, कहीं भी हिट कर लोगे अच्छे से। ध्यान दो। तो मैं अगले पेज में लिखने वाला हूं बॉन्डिंग इन एलिमेंटल फॉर्म ऑफ कार्बन ओनली कोवेलेंट। Therefore, bonding in elemental form of carbon only covalent bond। अब आपको एक चीज का अंदाजा धीरे धीरे आ गया होगा, क्या सर? वेंडरवाल फोर्स तभी आ पाएगा जब कोई मॉलिक्यूल बन जाए, तो वेंडरवाल फोर्स, मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल का एक चेन आ जाए और ऐसे ऐसे ढेर सारे चेन हो या ढेर सारे मॉलिक्यूल हो तो वेंडरवाल फोर्स तभी आ सकता है। जैसे सी नंबर एग्जांपल में है फ्लोरीन्स, है ये भी कार्बन का एलोट्रॉप्स है। आपको मैं बता दूं फ्लोरीन्स के खोज के लिए बहुत लेट डेवलपमेंट हुआ है, मतलब लेट ढूंढा गया फ्लोरीन के लिए। इसके लिए 1996 में इसके डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री में। और साइंटिस्ट 3-4 लोग थे, अब तो नाम भी ध्यान नहीं आता। एक थे क्रोटो, कर्ल और कोई थे, कर्ल नाम भी मैं भूल रहा हूं, और कुछ थे, शायद 3 या 4 लोग थे। तो इन लोगों को 1996 में, 1996, देखो कितना रिसेंट हुआ, 1996 में नोबेल प्राइज मिला फ्लोरीन की डिस्कवरी के लिए। फ्लोरीन्स कार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्म है, डायमंड और ग्रेफाइट मॉलिक्यूलर फॉर्म नहीं है, समझिएगा ध्यान से। मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ कार्बन अनलाइक, लाइक नहीं, अनलाइक डायमंड एंड ग्रेफाइट, यहां मॉलिक्यूल नहीं था। क्या डायमंड और ग्रेफाइट में मॉलिक्यूल था? नहीं सर, यहां इनफाइनाइट लेंथ पर चेन था। एक में सीट दर सीट था और एक में सर सीट था भी नहीं, इनफाइनाइट थ्री डायमेंशनल चेन था। लेकिन ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है। मॉलिक्यूलर फॉर्म मतलब मॉलिक्यूल होगा। ध्यान से, बहुत सारे फ्लोरीन्स होते हैं, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लोरीन्स, बहुत तरह के फ्लोरीन्स होते हैं। फ्लोरीन्स हैविंग C62 C320 मॉलिक्यूल्स। कुछ समझ में आया? जैसे ध्यान से, जैसे सल्फर में तुमने क्या देखा बेटा? सल्फर में क्या देखा सर? S6 S8 S12 S, इस तरह से करके S6 से लेकर के S20 तक के मॉलिक्यूल्स सल्फर में है ना। तो उसी तरीके से फ्लोरीन में हमने क्या बताया? C60 C120 C180 180, नहीं समझ रहे हो? सो C320, ये फ्लोरीन्स है और सबका नाम अलग अलग है, सबका सब प्रॉपर्टी अलग अलग है। इसमें जो सिंपलेस्ट फ्लोरीन है दैट वन इज C60, ये सिंपलेस्ट काइंड ऑफ फ्लोरीन है। अब मैं इसके स्ट्रक्चर को बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है? मैंने बोला कि अभी मैं सिखा ही नहीं रहा हूं कि एलोट्रॉप में क्या कैसा, एलोट्रॉप्स कौन से नहीं, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। अभी मेरा मकसद है मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा हूं, लोड आप ले सके। एक बार में ज्यादा चीजें बता दूंगा बेटा, सब लेके बैठ जाओ। तो मैंने बोला C60 सिंपलेस्ट काइंड ऑफ फ्लोरीन है, जिसको आप बोलते हो बकमिंस्टर फ्लोरीन, बकमिंस्टर फ्लोरीन और बकी बॉल, सॉकर बॉल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं, उन सब पर चर्चा अभी बिल्कुल नहीं, कितने क्या है नहीं है उन सब पे नहीं। मेरा अभी काम सिर्फ बॉन्डिंग को समझना। जरा देखो मॉलिक्यूलर फॉर्म है बेटा, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म है तो पहले तो C60 फुटबॉल टाइप का बनेगा स्ट्रक्चर, फुटबॉल के टाइप का स्ट्रक्चर बनता है।
ठीक है, सॉकर बॉल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो पहले तो एक C60 बना, अब ऐसे ऐसे ढेर सारे C60 होंगे, जैसे एक S6 था ढेर सारे S6 हुए, एक S8 था ढेर सारे S8 हुए, बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्स वेंडरवाल फोर्स था। तो यहां भी क्या बोलोगे इस तरह से, देयरफॉर बॉन्डिंग इन एलिमेंटल फॉर्म ऑफ फुलरीन्स कैसा आया, कोवेलेंट बॉन्ड्स ओनली, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड्स प्लस वेंडरवाल फोर्सेज। आपको समझ में आया होगा, आपको अब अच्छे से समझ में आया होगा कि डायमंड ग्रेफाइट फुलरीन्स, ग्रेफाइट में कोवेलेंट बॉन्ड प्लस वेंडरवाल फोर्सेस, डायमंड में सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड, और फुलरीन्स में कोवेलेंट बॉन्ड और वेंडरवाल फोर्स दोनों। अकेला फुलरीन ही है जो मॉलिक्यूलर फॉर्म है कार्बन का, मतलब इन तीनों में। अब मैं ये भी बता दूं कि तीनों में मोस्ट स्टेबल इस बार ग्रेफाइट होता है, हालांकि वो आगे आएगा, फिर भी चलो एक लाइन लिख देता हूं। अगर रिएक्टिविटी की बात कर लो तो इस बार डायमंड से ज्यादा रिएक्टिव होता है ग्रेफाइट। डायमंड तो ऑलमोस्ट इनर्ट होता है, ना एसिड का प्रभाव, ना तभी तो लोग रिंग में अंगूठी में पहनते हैं, ना बेस का प्रभाव, ना एयर का प्रभाव। तो डायमंड तो ऑलमोस्ट क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होता है। और थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी की बात करो, ये भी ग्रेफाइट की ज्यादा होती है। ये सब मैं बाद में सिखाऊंगा, बस अभी लिख दे रहा हूं, इसलिए इस पे ध्यान नहीं देना। बहुत लोग रिएक्टिविटी को उलट देते हैं स्टेबिलिटी में। तो थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट, बोल सकते हो। थर्मोडायनामिक मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट। लेकिन इसको बाद में, अभी मेरा वो टॉपिक नहीं। हमारा जो टॉपिक था हमने वो आपको सिखाया है, अभी कार्बन पे बातें हुई है। अब आ जाओ धीरे धीरे कार्बन के ग्रुप सिलिकॉन पे, ध्यान से। बॉन्डिंग इन एलिमेंटल सिलिकॉन, मतलब एलिमेंटल स्टेट में। अब इसमें देखो ध्यान से बेटा, अच्छे से एक बार फिर से, ये भी एलोट्रॉपिक फॉर्म है, लेकिन जो भी फॉर्म है एलोट्रॉपिक फॉर्म में स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाएंगे, क्रिस्टल फॉर्म, क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन होगा अल्टीमेटली यही चीज। हर एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन से, हर अगला सिलिकॉन 4 सिलिकॉन, कोई भी सिलिकॉन उठाओ 4 सिलिकॉन। कुछ समझ में आया, कोई भी सिलिकॉन उठाओ 4 सिलिकॉन। मतलब क्या निकला सर, मतलब यही निकला कि एक बार फिर से वनली कोवेलेंट बॉन्ड। देखो कितना अच्छा निकला। इसीलिए मैंने बोला, क्या इस बात की गारंटी आप ले सकते हो, क्या इस बात की आप गारंटी ले सकते हो कि इसमें वेंडरवाल फोर्स होगा ही होगा, सिलिकॉन में नहीं है। क्लियर हुआ। अब आ जाओ, इसके बाद मैं बात करता हूं बॉन्डिंग इन एलिमेंटल सिलिकॉन के बाद बॉन्डिंग इन 4A हो गया कार्बन सिलिकॉन, वहीं तक डिस्कस करना था। बॉन्डिंग इन एलिमेंटल बोरॉन, एलिमेंटल बोरॉन ठीक से देखोगे फिर से बेटा, फिर एक ये क्या है आपका, वही एलोट्रॉपिक एलिमेंट है। लेकिन जनरलाइजेशन पे हम लोग बात करें, बोरॉन 3 बोरॉन से, बोरॉन 3A ग्रुप का एलिमेंट है ना, एल्यूमिनियम गैलियम है ना, ऐसे करके। तो एल्यूमिनियम तो मेटालिक क्रिस्टल है ना बेटा, ये तो मेटालिक क्रिस्टल है, लेकिन बोरॉन फिर वही है। इस तरह से स्टार्ट होगा, ये चलेगा। हालांकि बोरॉन के वेलोट्रॉप्स होते हैं, पढ़ोगे तो बातें बदलेंगी, लेकिन सिंपली अगर आपको बॉन्डिंग डिफाइन करनी है तो आप बोलोगे कोवेलेंट बॉन्ड से ये भी फैलता चले जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड से चेन इनफिनाइट लेंथ पर यहां भी फैलता जाएगा। हालांकि इसके टाइप होते हैं, इकोसो टाइप होता है, वो सब देखोगे तो बातें खुलेंगी, लेकिन अभी हम लोग सिंपल लेवल पे जा रहे हैं। मैं पेज नंबर 12 में आ रहा हूं, पेज नंबर 12 में अब क्या बच रहा है, आर्सेनिक,
एलिमेंटल आर्सेनिक, क्या होगा? वही कहानी, आर्सेनिक, 3 आर्सेनिक से 5 ग्रुप का ना आर्सेनिक, तो 5 3 8, 3 बॉन्ड बनाएगा। समझ रहे हो ना? इस तरह से ये फैलते चले जाएगा। ये भी हमने क्लियर किया। और किस एलिमेंट का करना जरा सोचो। हाइड्रोजन, बॉन्डिंग इन एलिमेंटल हाइड्रोजन, क्या होगा? इस बार मॉलिक्यूल बनेगा बेटा, आपको समझ में आ रहा है? तो जब मॉलिक्यूल बनेगा तो बीच में कौन सा फोर्स? सर वेन डर वाल्स फोर्स। तो बेटा बताइए 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 क्या आ गया? सर पहले कोवेलेंट बॉन्ड फिर वेन डर वाल्स फोर्स। तो आप जरा अब उस पेज को एक बार देखें जिस पेज में हमने, ये वाला पेज हमारा, हमने बोरॉन डिस्कस किया, कोवेलेंट बॉन्ड्स थे, हमने सिलिकॉन डिस्कस किया, कोवेलेंट बॉन्ड्स थे, हमने आर्सेनिक डिस्कस किया, कोवेलेंट बॉन्ड्स थे, हमने कार्बन का अलग अलग फॉर्म डिस्कस किया, किसी में कोवेलेंट बॉन्ड्स थे सिर्फ, किसी में कोवेलेंट प्लस वेन डर वाल्स फोर्स था, हमने नाइट्रोजन डिस्कस किया, कोवेलेंट प्लस वेन डर वाल्स फोर्स, ऑक्सीजन डिस्कस किया, कोवेलेंट प्लस वेन डर वाल्स फोर्स, सल्फर डिस्कस किया, कोवेलेंट प्लस वेन डर वाल्स फोर्स, फास्फोरस डिस्कस किया, व्हाइट में सिर्फ कोवेलेंट प्लस वेन डर वाल्स फोर्स, रेड में कोवेलेंट प्लस वेन डर वाल्स फोर्स, ब्लैक में सिर्फ कोवेलेंट था ना। अब फ्लोरीन डिस्कस किया, इन सब में कोवेलेंट प्लस वेन डर वाल्स फोर्स, सब में ओनली वेन डर वाल्स फोर्स। मेटल का तो क्लियर हो गया ही, ज्यादा मेटल वाइड में जाना नहीं। तो हमने सारे एलिमेंट जो हमारे सिलेबस में एक इंपॉर्टेंट वेटेज रखते हैं, हमने उन सब में क्या डिस्कस किया बेटा? उनके एलिमेंटल फॉर्म में बॉन्डिंग किस तरह की होगी। बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट था। अब है, इनमें से सभी के एलोट्रॉप पर जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में सभी के एलोट्रॉप्स है भी नहीं, लिमिटेड एलिमेंट्स के एलोट्रॉप्स हैं। तो एलोट्रॉप को बहुत डिटेल में पढ़ना होगा क्योंकि एलोट्रॉप से तो आईआईटी वाले भी क्वेश्चन उठाते हैं, एलोट्रॉप से जेईई मेन वाले भी उठाते हैं, नीट वाले भी उठाते हैं। तो एलोट्रॉप को तो डिटेल में पढ़ना होगा, और डिटेल में भी एक लिमिटेड, डिटेल में भी का मतलब है जैसे सल्फर, आप सल्फर के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं। अच्छे से सुनो, जैसे मैंने कार्बन ही बोला, तो कार्बन में मैंने क्या बोला कि कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप्स हैं, लेकिन उसमें 3 आपके एनसीईआरटी में जिक्र है, उन तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ना है, एक डायमंड, एक ग्रेफाइट और एक फुलरेंस। हमने फास्फोरस बोला कि 6-7 एलोट्रॉप्स थे ना, व्हाइट, रेड, ब्लैक, स्कारलेट रेड, ब्लू, वायलेट था ना। लेकिन हमने क्या बोला, इसमें 3 एलोट्रॉप ही आपको पढ़ना, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। तो आप सिंपली इस तरह से एक इंफॉर्मेशन लेके चलेंगे कि एलिमेंट में बॉन्डिंग किस तरीके का होगा। मान लो मैं यहां पे एक क्वेश्चन को इस तरह से डिजाइन कर रहा हूं, एलिमेंट्स और बॉन्डिंग इन एलिमेंटल स्टेट। ठीक है, मान लो मैंने एक यहां पे ऑप्शन, ध्यान से देखो, मैंने यहां पे डाल दिया ग्रेफाइट। सेकंड नंबर हमने ले लिया कुछ नाइट्रोजन, थर्ड हमने ले लिया आयरन, फोर्थ हमने ले लिया सिलिकॉन, फिफ्थ हमने ले लिया ग्रेफाइट डायमंड, सिक्स्थ हमने ले लिया सोडियम, फिर हमने ले लिया बोरॉन। तो एक ही टाइप का रिपीट नहीं करना। फिर मान लो ले लिया हमने सल्फर, फिर हमने ले लिया क्रिप्टॉन, फिर हमने ले लिया ऑक्सीजन, फिर हमने ले लिया, मान लो कि एलिमेंटल फॉर्म लेना है आयोडीन, और मैं बोलूं कि अब जल्दी जल्दी से इसको एक बार मैच कर दो। सर ग्रेफाइट, कोवेलेंट बॉन्ड प्लस वेन डर वाल्स फोर्स, नाइट्रोजन N2, N2 ना बेटा, अब फिर वेन डर वाल्स फोर्स, सर कोवेलेंट प्लस वेन डर वाल्स फोर्स, आयरन सर मेटेलिक बॉन्ड। क्लियर है ना? देखो अब कितने अच्छे से क्लियर है। सिलिकॉन, सर सिलिकॉन 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 चारों तरफ फैलते जाएगा, सर कोवेलेंट बॉन्ड ओनली। डायमंड, सर सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें वेन डर वाल्स फोर्स नहीं आएगा। सोडियम, सर मेटेलिक बॉन्ड। सल्फर, सर मॉलिक्यूल है,
S6 से लेकर के S20, तो सर पहले कोवेलेंट बॉन्ड प्लस फिर वैंडरवाल फोर्स। क्रिप्टन सर ओनली वैंडरवाल फोर्स। ऑक्सीजन सर पहले O2 बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड प्लस फिर वैंडरवाल फोर्स। आयोडीन सर I2 बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड प्लस फिर वैंडरवाल फोर्स। उम्मीद है आपने जबरदस्त तरीके से सीखा होगा कि एलिमेंट के एलिमेंटल स्टेट में बॉन्डिंग बिहेवियर, बॉन्डिंग किस तरीके का होता है। बहुत यूनिक क्लास था ये, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको आज का क्लास इंफॉर्मेटिव भी लगा होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, और इन सब चीजों का को यूटिलाइज करेंगे अपन आगे के कॉन्सेप्ट्स में बहुत डेप्थ में, बहुत अच्छे से। जैसे मैं ऐसे बताऊं कि सॉलिड 4 तरह के होते हैं। मैं अगले लेक्चर में जब आऊंगा तो मैं आपको ये दिखाऊंगा, क्योंकि एमपीबीपी वगैरह पे जाना है तो सॉलिड्स पे जाना है। तो सॉलिड्स 4 तरह के होते हैं। एक जैसे आयोनिक सॉलिड, एक जैसे मेटेलिक सॉलिड, और एक जैसे कोवेलेंट सॉलिड, और एक जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड। 4 तरह के सॉलिड होते हैं। अब ये भी कोवेलेंट बॉन्ड वाला है और ये भी कोवेलेंट बॉन्ड वाला है। यहां पर एटम्स के बीच जो है कोवेलेंट बॉन्ड है दोनों, लेकिन कैसे डिफरेंशिएट होगा, इसमें कोवेलेंट सॉलिड में भी एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड और मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे मान लो सिलिकॉन इसी का एग्जांपल है और आयोडीन इसका एग्जांपल है, दोनों में है। अब मान लो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इसका एग्जांपल है, लेकिन फुलरीन इसका एग्जांपल है, डायमंड इसका एग्जांपल है, बोरॉन इसका एग्जांपल है, व्हाइट फास्फोरस इसका एग्जांपल है, रेड फास्फोरस इसका एग्जांपल है, ब्लैक फास्फोरस इसका एग्जांपल है। तो कैसे डिफरेंशिएट होगा ये बहुत यूनिक चीज। इसको जानने समझने के लिए ये सारी चीजें जाननी अच्छे से बेहद जरूरी थी कि भाई एलिमेंटल स्टेट में बॉन्डिंग किस तरह से होती है। उसको जानने के लिए ये सारी चीजें जाननी बहुत जरूरी थी। तो अगले लेक्चर में हमारा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जब हम अपन स्टार्ट करेंगे, इससे रिलेटेड एलिमेंट्स का फिर से पूरा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, पूरी एनसीईआरटी अपने गिरफ्त में होगी, और वो 2 लेक्चर या 3 लेक्चर का पार्ट होगा, जिसमें सारे ग्रुप से अपन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे, और वो शानदार एरिया होगा। यकीन मानिए आपको बहुत मजा होगा। तो दोस्तों मैं विदा लेता हूं आप सभी से, स्क्रीनशॉट आपको मैं दिलवा देता हूं, और जानना चाहूंगा कि कैसा रहा आज का आपका लेक्चर। आपने कितने अच्छे से सीखा या नहीं सीखा बताएं मेरे को जरूर, और मैं स्क्रीनशॉट आपको ले। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से क्लास अटेंड करते रहें रेगुलर बेसिस पर, और नोट्स प्रॉपर बनाते चले जाएं। प्रैक्टिस के लिए जो भी क्वेश्चंस दूंगा मैं, उस क्वेश्चन को आपको रेगुलर बेसिस पर सॉल्व करने। थैंक यू सो मच।